क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। क्योंकि भाई आज हम शुरू कर रहे हैं आपके ये एमसीक्यूज। तो क्लास 12th हिंदी कोर का आज हम एमसीक्यूज सभी चैप्टर्स के स्टार्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि कोर में जो हमारी दो बुक आती है आरोह और वेदांत, तो अभी लास्ट ईयर तक तो दोनों ही जो बुक्स हैं उनसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन जैसे कि अभी 2024 में जो न्यू सैंपल पेपर इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा वेटेज एमसीक्यूज का कम कर दिया गया है। तो अब सिर्फ आपके आरोह बुक से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वेदांत से नहीं आएंगे। वेदांत से आपके वर्णनात्मक प्रश्न ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारी ये बुक है आरोह भाग 2, इसमें टोटल मिलाकर 15 अध्याय हैं। तो इन 15 अध्यायों का हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर से हम। और कोर में जो बुक हमने ली है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वो है आरोह भाग 2 और उसके काव्य खंड से हम शुरू कर रहे हैं। काव्य खंड में हमारे पास में जो पहला अध्याय है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक गीत है और साथ ही साथ एक कविता है। पहली कविता है आत्मपरिचय, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, और उसके बाद एक गीत जो है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दो चीजें थी जो आपके यहाँ पर चैप्टर में दी गई। तो इन दोनों पर ही आधारित आपको मैं यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगी। बहुविकल्पीय प्रश्न दो तरीके से करा रही हूँ। पहला तो आएगा आपका काव्यांश यानी कि पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पद्यांश दिया रहेगा, उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके अलावा संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न भी कराऊंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कहाँ से करेंगे स्टार्ट, ये है हमारा पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला है निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो नीचे आपको लगभग 4 काव्यांश मिलने वाले हैं या पद्यांश मिलने वाले हैं। इन दोनों जो 4 आपके पास रहेंगे, इन चारों पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने। पहला है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता। तो हरिवंश राय बच्चन जी इस पूरे काव्यांश में कह रहे हैं कि ये पूरा संसार जो है वो बहुत सारी वैभवशाली चीजों को एकत्र करने के पीछे भागता रहता है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मेरे जीवन के जो उद्गार अर्थात जो दुख है और निज जो उर के उपहार है यानी कि जो खुशियां हैं, मैं इन दोनों से ही अपने जीवन को सजा के रखा। ठीक है ना, उद्गार मतलब दुख और उपहार मतलब जो खुशियां हैं। ये अपूर्ण संसार है क्योंकि ये संसार कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए भाग रहा है जिनका जीवन में कोई मतलब नहीं। जैसे हम वैभवशाली जिंदगी के लिए बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जो हम भागते हैं उन सारी चीजों के पीछे, तो इसलिए ये संसार क्या है, अपूर्ण है कहीं नहीं। मेरे पास मेरे अपने सपने हैं, उन्हीं का मैंने एक संसार बना रखा है और मैं उन्हीं के साथ जीता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, कहने का तात्पर्य क्या है, इस संसार ने मुझे बहुत से दुख दिए हैं, मैं उन सभी को नकार के आगे बढ़ता। सुख दुख, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही कंडीशन में मेरा जो भाव रहता है वो एक सा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं सुख में बहुत खुशी हूं और दुख में बहुत दुखी हूं, दोनों में ही मैं सेम रहता हूं। इस संसार में रहने वाले लोग अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, कार लेते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हूं। मैं अपनी जो जीवन के जो उतार चढ़ाव है, जो दुख तकलीफ है, मैं इन्हीं में मस्त जो है अपनी नाव चलाता हूं। मतलब मैं अपना जीवन इसी के उतार चढ़ाव में बिताकर बहुत ही सुख महसूस करता। ठीक है, अब इस पे देखिए आपके पास में प्रश्न है। पहला प्रश्न है निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है, अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति, अपने हृदय में भिन्न मनोभाव, अपने हृदय से निकाल दी गई स्मृतियां या अपने हृदय के केवल दुख। तो यहाँ पर दो चीजें आपको बिल्कुल सही लगेंगी, एक तो अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति और दूसरा अपने हृदय के केवल दुख। तो यहाँ पर उद्गार का मतलब क्या हुआ, आपके दुख है, तो सही क्या है, नंबर 4। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है? क्या कारण उसे संसार प्रिय नहीं लग रहा? संसार के बदलाव के कारण, संसार की अपूर्णता के कारण, संसार की समान स्थिति के कारण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम उपरोक्त सभी में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए संसार जो है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सुख होगा तो अलग उसका भाव रहता है, दुख होता है तो अलग रहता है। दूसरा, ये संसार अपूर्ण है, यानी कि जिस चीजों की महत्व होना चाहिए वो उन चीजों में महत्व नहीं रखता। इसलिए संसार की समान स्थिति के कारण, समान स्थिति का तात्पर्य क्या है? ये जो है कोई भी स्वरूप हो, संसार की समान स्थिति का कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा भी स्वरूप हो, जो आप निम्न लोगों से बात करिए या उच्च लोगों से बात करिए, जो कोई भी हो, और सभी का यहाँ पर समान भाव रहता है। यानी कि मान लीजिए अगर निम्न लोगों से निम्नतर बात करी जा रही है तो जो अच्छा व्यक्ति होगा वो भी उससे उसी तरीके से बात करे। तो इसलिए वो उनको प्रिय नहीं लगता कि भाई, क्योंकि देखिए हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समान व्यवहार का तात्पर्य क्या है कि लोग अगर एक को बुरा कहते हैं तो पूरा संसार उसी को बुरा कहे, एक को अच्छा कहेगा तो पूरा संसार। यहाँ लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग उस चीज को डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है? ईर्ष्या द्वेष से पूर्ण अग्नि, सभी कुछ नष्ट कर देने वाली अग्नि, स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि, या स्नेह रूपी अग्नि। तो यहाँ पर जो इनके हृदय की अग्नि है वो है स्वयं को जला देने वाली विरह अग्नि। यानी कि ये अपने प्रिय से कहीं ना कहीं बिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनके हृदय में वो अग्नि जल रही है और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो है तकलीफ में पा रहे हैं। नेक्स्ट है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। पंक्ति में भव मौजों से क्या अभिप्राय है? संसार की लहरें, विचारों की मस्ती, भावों की लहरें, या संसार की संकीर्णता। तो यहाँ पर भव मौजों से तात्पर्य है भावों की लहरें, यानी कि मेरे मन की जो भाव है मैं उन्हीं लहरों, उन्हीं के हिसाब से इस संसार को जीता। कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता है? किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करता है? विचारों की, साधनों की, प्रेम की या घृणा की। तो वो जीवन को बिताने के लिए साधनों की अपेक्षा नहीं करता, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। चलिए दूसरा काव्यांश है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, जल्दी जल्दी चलता है, मंजिल भी तो दूर नहीं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर ये काव्यांश कहाँ पर लिया गया है? एक गीत से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर बोल बता रहे हैं कि एक जो पंथी है, यानी कि जो राहगीर है, वो भी जो है बहुत जल्दी जल्दी चलता है। क्यों जल्दी चलता है? क्योंकि उसे न लग रहा है कि मैं रात होने से पहले अपने घर पहुंच। अब चूंकि वो जल्दी जल्दी है तो दिन भी यहाँ बहुत जल्दी, कहते हैं ना हमें जब किसी चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है तो वो समय बहुत जल्दी बीतता है। तो यहाँ पर जो है पंथी यानी राही को जो है अपनी मंजिल पहुंचने की बहुत जल्दी है, और उस जल्दी में भी वो देख रहा है कि समय बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है, तो अर्थात उसे और जल्दी करना पड़ेगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि और कविता का नाम बताइए, हमेशा याद रखना है। तो आपको पता है कि इस काव्यांश के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर नंबर 3 वाला ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट आते हैं, कवि के मन में किस चीज की आशंका है? घर पहुंचने की, घर ना पहुंचने की, घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, या यात्रा बिना रुकावट पूरी होने की। तो यहाँ पर कवि अर्थात राही के मन में जो शंका है वो है घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? मंजिल पास ही आने वाली है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय शेष है, मंजिल तक पहुंचकर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कवि की आशा, कवि किस आशा से प्रेरित होता है कि मंजिल जो है वो पास आने वाली है, कि बहुत ही जल्दी जो है वो उसकी मंजिल पास है, तो इसीलिए यही सोचकर वो अपने कदम क्या है जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। थका हुआ पथिक किसे पाने के कारण जल्दी जल्दी चलता है? अपने साथी को, अपने भोजन को, अपने लक्ष्य को, या अपने स्वार्थ को। तो उसका लक्ष्य क्या है? वो मंजिल है, तो इसीलिए क्या है वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल्दी जल्दी चलता
लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है। अब उसे व्यग्रता, व्यग्रता मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट जिसे हम बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमें चाहिए होती है कोई चीज। तो लक्ष्य पाने की जो एक्साइटमेंट के कारण कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, दिन ढल ही नहीं रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन के बाद रात ना आ जाने कब आ जाए, या उपरोक्त सभी। तो उसे अपने लक्ष्य को पाने की जो व्यग्रता यानी कि जो एक्साइटमेंट है उसके चक्कर में वो देख रहा है कि दिन तो बहुत जल्दी ढल रहा है ना। तो सही क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीसरा काव्यांश है, क्या दिया गया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब ये वाला जो हमारे पास पद्यांश दिया गया है, ये भी दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत से लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने चिड़ियों के माध्यम से और खुद अपनी मनः स्थिति के माध्यम से दिन के ढलने की गति को बताया है। क्या कह रहे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि वो उनको आशा है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। तो वो किसकी आशा में है, अपने माता पिता के वापस आ जाने की, उनका इंतजार कर रहे हैं वापस आने का, और इसी आशा में वो घोंसलों से झांक रहे हैं। यह धान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, चिड़िया तो पूरा दिन से निकली हुई है, उसे जैसे ही ये चीज ध्यान आती है कि बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं और घोंसलों से झांक रहे हैं, ये ध्यान आते ही उसकी परों में चंचलता आ जाती है, मतलब बहुत ही जल्दी वो उड़कर अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है। क्यों, क्योंकि वो जल्दी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि दिन जो है वो बहुत जल्दी ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, अब कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि भाई मेरे से तो मेरे घर में मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं है, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए जल्दी घर पहुंचू, ठीक है ना, मेरा मन किसी से मिलने के लिए क्यों चंचल हो, मेरे घर में तो मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा कि मतलब मैं जल्दी से उससे मिलने का मेरे को एक्साइटमेंट हो, मेरा मन भी उस बात से लेकर चंचल नहीं हो रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, यानी कि जैसे ही मेरे को ये ध्यान आता है कि अरे मेरे घर में तो मेरा इंतजार कोई कर ही नहीं रहा है, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर पहुंचू, जैसे ही विचार आया मेरे पैर जो है वो कहीं ना कहीं रुक गए, शिथिल हो जाना मतलब रुक जाना, और मेरे हृदय में बहुत ही ज्यादा दुख उत्पन्न हो गया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर इसी काव्यांश पे पहला हमारा जो है वो प्रश्न है, बच्चे नीर से किस लिए झांक रहे होंगे, भूखा होने के कारण, प्रकृति का आनंद लेने के कारण, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण, या बाहर घूमने के कारण। तो सही क्या है, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण। चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, ये कैसे स्पष्ट होता है, चिड़िया की उड़ान की गति से, बहुत दूर तक उड़ने से, चिड़िया द्वारा बच्चों को अकेला छोड़ने से, या चिड़िया के मंद गति से उड़ने से। तो अब चिड़िया जो है वो, उसको जैसे ही ध्यान आया कि उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो उसके परों में क्या आ गई थी, चंचलता, यानी कि उसकी गति बढ़ गई थी। तो इसी से पता चलता है कि वो बच्चों के लिए चिंतित है। तो क्या है, चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह स्पष्ट होता है चिड़िया की उड़ान की गति से। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है, अपने प्रिय से, चिड़ियों के परों की चंचल गति से, चिड़िया के बच्चों से, या प्रकृति की अनुपम महिमा से। तो यहाँ पर किससे प्रभावित है, वो चिड़िया के बच्चों से प्रभावित है। क्यों, अब इसमें कैसे आप बताओगे, क्योंकि बात यह है कि चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए चिड़िया के परों में गति आई, लेकिन यहाँ पर कवि को प्रभावित करने वाला कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जिसके लिए वो चंचल हो। तो वो चिड़ियों के बच्चों से प्रभावित है कि अगर इस तरीके से मेरा इंतजार भी कोई कर रहा होता तो मेरे अंदर भी वो शीघ्रता होती घर को पहुंचने की। कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है, चिड़िया की तीव्र उड़ान, बच्चों की व्याकुलता, समय की तीव्र गति से व्यतीत होना,
या कवि से मिलने को किसी का व्याकुल ना होना। तो क्या विचार था भाई, उसके घर में उसका किसी कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, ये विचार उसको जैसे ही आता है उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन है लास्ट वाला, कवि से मिलने को कोई भी व्याकुल का ना होना, यही विचार उसके पैरों को शिथिल करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है? कवि के, समय के, चिड़िया के या बच्चे के? तो ये जो पंक्ति, जो एक हम बोलेंगे हमारी गीत का शीर्षक भी है और हर जगह ये पंक्ति इस्तेमाल भी हुई है गीत में कई जगह। तो इसमें सीधे सीधे तात्पर्य ये है कि वो समय की शीघ्रता को बता रहा है कि समय का महत्व बहुत है, समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता। अब आ गए हम काव्यांश संख्या 4 पर। क्या दिया है? अब ये हमारा आत्म परिचय कविता से लिया गया। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई मैं जग जीवन का भार, मतलब इस संसार में बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं उन सभी को लेकर फिरता हूँ, लेकिन तब भी मेरे जीवन में प्यार है। कर दिया मतलब किसी की यादें हैं जिनको मैं याद करके बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, यही जो है मेरे लिए प्यार है। ठीक है, कोई उनके पास जीवन में रहा होगा जिसने उनको बहुत प्यार दिया, तो उनकी यादों ने उस व्यक्ति की याद ने उनको बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित कर दिया और उसी के प्यार को मैं अपने साथ रखता हूँ। स्नेह सुरा का पान करता हूँ, मतलब उसी का स्नेह मेरे साथ रहता है। मैं कभी ना जग का ध्यान, जब अब मैं अपनी धुन में रहता हूं, जग क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जग उनको पूछता है जो उनकी वाहवाही करते हैं, मतलब जो लोग दूसरों की वाहवाही करता है उन्हीं के बारे में पूछता है। तो मैं तो अपने मन की बात करता हूं, जो मुझे पसंद है मैं उसी में रहता। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन से भरकम काम करना, जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, संपूर्ण संसार की कठिनाइयों को उठाना या जीवन का कष्टों से घिरा होना। तो जग जीवन का भार लिया तात्पर्य यह है कि जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन तब भी मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है, यही चीज उन्होंने बताई ना। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ को उठाते हुए भी कवि क्या कर लेता है? सभी से अच्छे से बात कर लेता है, सभी को अपने साथ लिए फिरता है, अपने जीवन से प्रेम करता है, अपने जीवन की जिम्मेदारियों से प्रेम करता है। तो सही क्या है कि वो तब भी उसके बाद भी वो अपने साथ प्यार रखता है, यानी कि अपने जीवन से वो प्यार करता है। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? स्नेह सुरा मतलब क्या होता है? शराब होती है। स्नेह मतलब प्यार, तो प्यार में किसी के जो नशा होता है वैसा ही शराब के नशे में, तो इन दोनों के बीच क्या दिखाई गई है? एक रूपता दिखाई गई है। प्यार को और शराब को एक सा कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? इसका रीजन क्या है? मैं जग का ध्यान नहीं करता, यानी कि मैं उसकी फिक्र नहीं करता, ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कवि संसार से अलग चलता है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार में स्वार्थी व चापलूस लोग भरे पड़े, क्योंकि कवि के अनुसार संसार पर ध्यान देना मूर्खता है, या क्योंकि कवि अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। तो यहाँ जग पर इसलिए नहीं ध्यान देता क्योंकि कवि के अनुसार संसार में स्वार्थी व चापलूस लोग भरे। अगर हमारा स्वार्थ है तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन नहीं करें, वरना हम नहीं करेंगे, चापलूसी करेंगे। तो इसीलिए वो ऐसे लोगों के कारण वो इस संसार का ध्यान, मतलब इनका फिक्र नहीं करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? संसार के अकॉर्डिंग चलते हैं। संसार का गुणगान करने से आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।
संसार के लोग संसार का गुणगान ही करते हैं या संसार में रहकर संसार की स्तुति करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, उसका तात्पर्य है संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। जो लोग जैसा कहें वैसा चलें तो भाई हम आपकी वाहवाही करेंगे। सिंपल सी एक बात है ना। चलिए अब आ जाते हैं काव्यांश संख्या 5 पे। यहाँ क्या दिया गया है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पर वो अपने प्यार को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? अपने प्यार को याद कर रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि जो यंग एज में जो एक क्या कहते हैं एनर्जी होती है हमारे पास, हर एक चीज को कर गुजरने का जो हिम्मत होती है, जो हमारे पास बहुत सारे नए विचार होते हैं, वही उन्माद का है। वो एक्साइटमेंट, वो जोश जो है वो है। उन्मादों में अवसाद है, मतलब उन एक्साइटमेंट्स में भी कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए दुख है। जो मुझको अब क्या है, अब ये यौवन में दुख होता है अपने प्रियतमा से अलग हो जाने का। तो वो जैसे ही मुझे उसकी याद आती है, वो मुझको बाहर हंसाता है, क्योंकि मैं बाहर से तो हंसता रहता हूं लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं मुझे उसकी यादें तकलीफ देती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी कि उसकी याद लिए फिरता हूं जिसने मेरे जीवन में प्यार भरा था। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा यत्न करते हैं इस संसार में सत्य को जानने की, नादान वही हाय जहां पर दाना। यहाँ पर जो वो लोग, ये यहाँ पर रहने वाले लोग ये नहीं समझते कि जहां पर समझदार लोग रहते हैं वहीं पर बुद्धिमान भी रहते हैं, है ना। नादान वही, यानी कि बेवकूफ लोग वहीं पर रहते हैं, हाय जहां पर दाना, जहां पर बुद्धिमान लोग रहते हैं। ठीक है। फिर मूड ना क्या जग ने जाना, उसके बाद भी जग इस सत्य को नहीं जान पाता। और जो इसको सीख रहे हैं और मतलब इन सारी चीजों को सीख रहे हैं, और मैं क्या है, मैंने जो अभी तक सीख लिया है संसार के बारे में, मैं उसी ज्ञान को भुला रहा हूं। अब इस पद्यांश पर प्रश्न है, क्या पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों में कवि ने क्या वर्णन किया है? अपने मन के कष्टों को व्यक्त किया है, अपने मन के अनुभव को व्यक्त किया है, अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त किया है, या अपने सुख दुख को व्यक्त किया है? तो पहले की जो 4 पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो मन के अनुभव है, उनके मन में जो चीजें रही हैं, प्यार है और उसकी जुदाई का जो दुख है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अपने मन के अनुभव को व्यक्त किया है। नेक्स्ट आते हैं पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? अपने मन के भावों के बारे में, अपनी प्रिय के बारे में, अपने जीवन के विषय में या सांसारिक जीवन के विषय में। तो यहाँ संसार के बारे में उन्होंने बताया कि संसार कैसा सोचता है, कैसा रहता है, क्या चीजें। तो यहाँ पर क्या है, सांसारिक जीवन के विषय में बताया। नेक्स्ट आते हैं उन्मादों में अवसाद में कौन सा अलंकार है? उन्मादों में अवसाद, तो यहाँ पर उन्माद देखिए क्या, उन्माद क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जोश है। अवसाद क्या है, उसके अंदर दुख है। तो ये दोनों चीजें क्या है, विपरीत है ना। एक्साइटमेंट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए, लेकिन अवसाद क्या है, वो दुख का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट चीज है, इसलिए ये क्या है, विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं पद्यांश में कवि किस सत्य को जानने की बात कर रहा है? संसार के सत्य को, कवि की प्रिय की, जीवन सत्य की, या सांसारिक वस्तुओं के सत्य की? तो सही क्या है, यह जीवन सत्य की बात कर रहा। कवि सीखे हुए ज्ञान को क्यों भुलाना चाहता है? उसने जो सारी चीजें सीख ली हैं वो उनको क्यों भुलाना चाह रहा है? क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहना चाहता है, इसलिए। क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुभव जीना चाहता है, यानी कि वो मस्ती में रहना चाहता है लेकिन उसके जीवन में जो अनुभव है वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि कवि सांसारिक वस्तुओं से ऊब चुका है, या उपरोक्त सभी? तो सही क्या है यहाँ पर, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है, इसलिए वो सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की बात कर रहा। चलिए, अभी तक तो था हमारा पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि पूरी दोनों ही कविता और गीत के आधार पर चलेंगे।
कवि दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहता है? उग्र भाव से जीवन जीने का, कठिनाइयों का सामना करने का, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीने का, या मौज मस्ती से जीवन जीने का। तो उसने क्या कहा है कि जब तक आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह नहीं होगी तब तक आप नहीं करेंगे, और वो चाह जो है कहीं ना कहीं उग्रता को लेकर आता है। तो क्या है? उग्र भाव से जीवन जीने की। नेक्स्ट आते हैं, उर के उपहार से क्या तात्पर्य है? कवि के मन की भावनाएं, कवि को मिलने वाली भेंट, कवि के मन की खुशियां, या कवि के जीवन की जिम्मेदारियां। तो सही क्या है? हमने बताया था कवि के मन की खुशियां। कवि को संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या कारण उन्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि कवि के अनुसार संसार अधूरा है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार नीरस है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार विस्तृत है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार दुखों से भरा है। तो अब उन्होंने क्या कहा? मुझको ना भाता ये अपूर्ण संसार। तो अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अधूरा। तो सही ऑप्शन क्या है? क्योंकि कवि के अनुसार संसार अधूरा है। कवि के अनुसार संसार क्यों अधूरा है? अब वो रीजन पूछ रहे हैं, क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार बनावटी है, क्योंकि संसार स्वार्थी और चापलूसों से भरा है, या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है, इसलिए उन्हें ये संसार, क्योंकि यहां पर क्या है? सब एक दूसरे की चापलूसी करने वाले हैं। जब हमारा स्वार्थ है तो बात करने वाले, तो मतलब क्या हुआ? क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है, सब अपनी जरूरतों के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। कवि अपने आप को क्या कहलाना पसंद करता है? उभरता हुआ कवि, एक आम आदमी, एक नया दीवाना, या एक संदेशवाहक। तो वो क्या कहता है? कहता है एक नया दीवाना कहलाना ज्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट आते हैं, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, रोदन में राग, रोना मतलब क्या होता है? रोना मतलब हमको तकलीफ है, और राग मतलब क्या होता है? गाना, मतलब आप कोई लय से गा रहे। शीतल वाणी में आग, ठंडी वाणी में आग, यानी कि हॉट। चलो, तो एक तरीके से यहाँ पर विपरीतार्थक चीजों को व्यक्त किया गया है। तो ये क्या है? विरोधाभास अलंकार। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता से कवि का क्या आश्रय? कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो क्या है? कवि घमंडी है जो संसार की परवाह नहीं करता। कवि को संसार पर कविता लिखने का शौक है। कवि अपनी कल्पना में नए नए संसार बनाता और बिगाड़ता है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसका मतलब है कवि अपनी कल्पना में नए नए संसार बनाता और बिगाड़ता, यानी कि वो ये सोचता है कि मेरा संसार ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर उसके बाद कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर दूसरा कुछ सोचता है ना। तो वो अपनी कल्पनाओं में ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा है। शाम के समय चिड़ियों के पंख में चंचलता क्यों आ जाती है? क्या कारण है? वे रात्रि के समय उड़ नहीं पाते, इसलिए उन्हें अपने घोंसले में प्रतीक्षा करते बच्चों की याद आ जाती है। शाम के समय उन्हें तेज उड़ने की आदत होती है, वे जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। तो सही रीजन क्या है? उन्हें अपने घोंसले में प्रतीक्षा करते बच्चों की याद आ जाती है, इसीलिए उनके पंखों में चंचलता आ जाती है। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्या कारण है? जो थक चुका है लेकिन तब भी वो आराम करने की बजाय बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। वह घर पहुंचकर आराम करना चाहता है। वह रात्रि होने के पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। वह अपनी यात्रा समाप्त करना चाहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्यों वो इतनी जल्दी चल रहा है थकने के बावजूद? क्योंकि वह रात्रि होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। कवि किस खंडहर का वर्णन कर रहा है? प्रेम महल खंडहर, राजमहल खंडहर, महल के खंडर, या जीवन के खंडर? तो वो प्रेम के खंडर, यानी कि प्रेम का महल का जो प्रेम महल का खंडर तात्पर्य यहाँ पर होता है कि उसके जीवन में कभी प्रेम रहा, आज वो प्रेम उसके साथ नहीं है, लेकिन वो यादें तो कहीं ना कहीं बनी हुई है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है? वो यादें भी धुंधली हो रही है समय के साथ। तो वो क्या हो रहा है? जब भाई कोई घर होता है वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है तो खंडहर बन जाता है। उसी तरह जो यादें हैं जब वो फीकी पड़ने लगती है तो वो भी क्या होती है? खंडहर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये अध्याय। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इनको इसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा और ये वीडियो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
ठीक है, तो चलिए ये हमारा पहला अध्याय तो खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स, ताकि हमें पता चले कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट जो है आप ये काम करिए और हम लेकर आते हैं अगला चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।